Good morning, students. Our today's topic is features of Indian economy on the eve of independence. Okay, तो इंडिपेंडेंस के टाइम पे जो इंडियन इकोनॉमी है ना, तो व्हाट वाज द मेन फीचर of Indian economy on the eve of independence? This points we have to see under this main topic. Clear? So first point we are taking here stagnant economy. Okay, so stagnant economy is what? It is the economy which shows little or no growth in income. यहाँ पे आप ये जो डाटा देखेंगे between 1860 to 1945 growth rate of per capita income was 0.5% per annum. ठीक है, and between 1925 and 1950 it was 0.1% per annum. It means what? In this stagnant economy you can see here कि जो growth rate है per capita income का है ना, it was 0.5% पर एनम या 1925 में और 1950 में है ना, इस बीच भी आप देख रहे हैं कि इट वाज जस्ट 0.1%. तो या तो जो इनकम लेवल है बढ़ रहा है तो ना के बराबर बढ़ रहा है, या तो बिल्कुल भी कोई ग्रोथ नहीं है. इट मीन्स व्हाट? वी हैव ऑलरेडी सीन जो रूल किया था ब्रिटिशर्स ने है ना, हम इंडियंस पे जब उन्होंने इंडिया पे रूल किया था तो कैसा कंडीशन था अंडर कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन. वी हैव सीन दिस ऑल पॉइंट्स. क्लियर? वी हैव ऑलरेडी कवर्ड, बट हियर अगेन यू कैन सी कि इंडिपेंडेंस आपको कब मिला है? 1947 में. ठीक है, तो 1947 में इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला है, लेकिन उससे पहले तक जो हमारे इंडिया है ना, यहाँ पे जो भी हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज थे या जो भी हमारा एसेट था है ना, और काफी कुछ जो है ब्रिटिशर्स ने लूट लिया था. ठीक है, जिसकी वजह से क्या हुआ था? बहुत ज्यादा पॉवर्टी लेवल था. यहाँ तो ब्रिटिश राज हुआ करता था, फुल्ली एक्सप्लॉइट किया था उन्होंने इंडियंस को, तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो पॉवर्टी लेवल है वो बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ था, रैम्पेंट पॉवर्टी. ओके, नेक्स्ट इज व्हाट? अगर पॉवर्टी है तो ऑब्वियसली पॉवर्टी की वजह से जो लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग था इट वाज आल्सो लो. ठीक है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो था वो लो था. इंडस्ट्रियलाइजेशन तो स्टार्ट हुआ ही नहीं था, और अगर हुआ था तो वो जस्ट स्टार्ट हुआ था, जिसकी वजह से इतने जो बल्क में पॉपुलेशन है उन सबको तो वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट मिलना पॉसिबल नहीं था. ठीक है, तो हियर यू हैव टू राइट दिस डाटा बिटवीन 1860 to 1945 ग्रोथ रेट ऑफ पर कैपिटा इनकम वाज 0.5% एंड इन 1925 और 1950 में कितना था? 0.1% पर एनम. ठीक है, तो हियर यू कैन सी स्टैग्नेंट अंडर दिस स्टैग्नेंट इकोनॉमी. ठीक है, growth rate of income was little or no growth. It means 0.5%, 0.1%. You can see, you can understand this situation. Okay, next is what? कि जो पर कैपिटा इनकम है, पर कैपिटा इनकम इट मीन्स व्हाट? अगर ये राइज हो रहा है इट मीन्स हमारी इंडिया का या हमारी इंडियन इकोनॉमी का डेवलपमेंट हो रहा है. अगर पर कैपिटा इनकम लो है तो वो क्या शो कर रहा है कि कंट्री में जो पॉवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट लेवल है, ये बहुत ज्यादा है. ठीक है, तो फर्स्ट फीचर वाज स्टैग्नेंट इकोनॉमी. नाउ नेक्स्ट इज बैकवर्ड इकोनॉमी. Again you will see here this per capita income. ठीक है, per capita income is what? It is national income upon total population. ठीक है, तो per capita income लो था. ठीक है, लो था, और यहाँ पे आप डाटा देख रहे हो इन 1947 48 है ना. इट मीन्स व्हाट? ये कौन सा टाइम पीरियड है? इंडिपेंडेंस का टाइम है. तो इन 1947-48 पर कैपिटा इनकम वॉज जस्ट 230 रुपीज. कितना कम था ये आप देख सकते हैं. दिस डाटा ऑल्सो यू हैव टू राइट, यू शुड राइट, दिस इज माई सजेशन. नेक्स्ट इज पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट वॉज रैम्पेंट. ठीक है, तो बैकवर्ड इकोनॉमी में, जिस इकोनॉमी में कोई भी फैसिलिटीज नहीं है ना, जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है या बल्क ऑफ पॉपुलेशन जो है वो क्या है? पुअर है. पुअर है इट मीन्स व्हाट? जो 2 टाइम का खाना है वो भी इनको मिलना मुश्किल हो जा रहा है ना. तो जो
पॉवर्टी का लेवल है वो बढ़ा हुआ है। और अगर आप डिफरेंस देखें, मेन डिफरेंस हियर यू कैन राइट हियर कि ग्रोथ रेट ऑफ पर कैपिटा इनकम, you have to mention here growth rate of per capita income, it was 0.5% है ना, 0.1% per annum। और यहाँ पे जो आप मेन पॉइंट दे रहे हैं वो किसको लेकर दे रहे हैं, पर कैपिटा इनकम, कि पर कैपिटा इनकम कितना था, तो इट वॉज 230 रुपीज जस्ट, ठीक है, जस्ट 230 रुपीज, ठीक है, किस कौन से टाइम पे, 1947-48 में, है ना। क्योंकि आपको ऐसा लग सकता है कि मैडम यहाँ पे भी पर कैपिटा इनकम बोल रही है, यहाँ पे भी बोल रही है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको क्या बता रही हूँ, स्टैग्नेंट इकोनॉमी में कि जो ग्रोथ रेट है पर कैपिटा इनकम का, that I am telling you here, okay, that I am explaining you here, and here it is mean per capita income, ठीक है। एंड पर कैपिटा इनकम इज व्हाट, इट इज टोटल इनकम अपॉन टोटल पॉपुलेशन या फिर नेशनल इनकम अपॉन टोटल पॉपुलेशन, ठीक है। नेक्स्ट इज एग्रीकल्चरल बैकवर्डनेस। एग्रीकल्चरल बैकवर्डनेस, आप ये चीज जानते हैं कि जब 1947 का टाइम पीरियड था, है ना, तो उस टाइम पे जो बल्क ऑफ पॉपुलेशन है इंडिया का, वो क्या एक्टिविटी किया करता था, तो ऑब्वियसली जो प्राइमरी सेक्टर का एग्रीकल्चर है या फार्मिंग एक्टिविटी है, उसी में मैक्सिमम पॉपुलेशन इन्वॉल्व हुआ करते थे। व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दिस, उस टाइम पे हमारा जो कंट्री है उसका डेवलपमेंट उतना नहीं हुआ था, इंडस्ट्रीज तो जस्ट एस्टैब्लिश होते जा रही थी, धीरे धीरे छोटी मोटी इंडस्ट्रीज आ रही थी, है ना, और जो हमारा सर्विस सेक्टर है, मीन्स जो टर्शियरी सेक्टर है, वो भी बहुत अच्छा डेवलपमेंट उसका नहीं हुआ था, ठीक है। हमारे पास जो ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस जो आज आप देख रहे हैं, उस टाइप की फैसिलिटीज उस टाइम पीरियड पे नहीं हुआ करती थी, है ना। तो ऑब्वियसली जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है वो क्या काम करता था, एग्रीकल्चर सेक्टर में, ठीक है। तो इसमें भी इसका जो एग्रीकल्चरल बैकवर्डनेस है, मेन पॉइंट लेंगे वो क्या ले रहे हैं यहाँ पे कि 72% वर्किंग पॉपुलेशन, है ना, दे वर एंगेज्ड इन फार्मिंग एक्टिविटी, ठीक है। तो इंडिया का जो बल्क ऑफ पॉपुलेशन है वो क्या काम कर रहा है, फार्मिंग एक्टिविटी, ठीक है, 72% वर्किंग पॉपुलेशन। नेक्स्ट इज, इतना पॉपुलेशन अगर एंगेज है फार्मिंग एक्टिविटी में, पर इनसे जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन हो रहा है वो कितना हो रहा है, ओनली 50%, क्लियर, ओनली 50%। तो जीडीपी कंट्रीब्यूशन वाज ओनली 50%। इट मीन्स व्हाट कि हमारे पास जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज है ना, या जो हमारे पास मशीनरीज है, मॉडर्न मशीनरीज, मॉडर्न मैनेजमेंट, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज, या फिर केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इरिगेशन फैसिलिटीज, ये उस टाइम पे उतनी डेवलप नहीं थी, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर में इतना इन्वॉल्वमेंट होने के बाद भी, है ना, वर्किंग पॉपुलेशन में 72% वर्किंग पॉपुलेशन के इन्वॉल्वमेंट के बाद भी जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है वो कितना है, इट वाज ओनली 50%, बहुत कम, है ना। नेक्स्ट इज, here you can write data also, per hectare output of wheat was 660 kilograms and of rice just 710 kilograms। It means what कि ये आपको डाटा मेंशन करना है तो एक ही कर सकते हैं, जैसे सिर्फ राइस का कर सकते हैं या वीट का, और नहीं भी करते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस अगर ये आप डाटा लिखते हैं बिकॉज यू आर इन 12th स्टैंडर्ड, है ना, तो आई एम सजेस्टिंग यू शुड राइट दिस टाइप ऑफ डाटा ऑल्सो टू गेन गुड मार्क्स। अच्छे मार्क्स के लिए, है ना, कि एक मार्क्स भी आपके ना कटे, उसके लिए आपको इस टाइप के डाटा देने होते हैं। क्योंकि पॉवर्टी चैप्टर और ये जो आपका ईव ऑफ इंडिपेंडेंस है, ये पहले भी आपने पढ़ा हुआ है, हिस्ट्री में कभी आपने पढ़ा है, या 9th के इकोनॉमिक्स में आपने ये चैप्टर पढ़ा हुआ है ना, पॉवर्टी वगैरह, लेकिन वहाँ पे आप डायरेक्ट लिखते थे, है ना, बहुत ज़्यादा आपको डाटा नहीं देना होता था। लेकिन जो इकोनॉमिक्स है वो तो डाटा बेस्ड होता है। तो यहाँ पे आप 12th में हैं, बोर्ड एग्जाम देंगे, तो ये मेरा सजेशन है कि अगर आप डाटा लिखते हैं तो ऑब्वियसली आपको मार्क्स भी कटने के चांस नहीं होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस। तो इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस, अभी आपने एग्रीकल्चरल बैकवर्डनेस देखा, एग्रीकल्चर सेक्टर किस में आता है, प्राइमरी सेक्टर में, है ना। और प्राइमरी सेक्टर क्या होता है,
ये वो सेक्टर होता है, प्राइमरी सेक्टर, जिसमें की जो एक्टिविटीज हैं ये वो एक्टिविटीज होती है जो डायरेक्टली कनेक्टेड होती है मैन्स नेचुरल एनवायरनमेंट से, ठीक है। और दोज एक्टिविटीज वी हैव टू इंक्लूड हियर, है ना, विच आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू मैन्स नेचुरल एनवायरनमेंट। क्लियर? जैसे क्या आ जाते हैं इसमें, फार्मिंग है, हॉर्टिकल्चर है, पिसिकल्चर है, ठीक है, फॉरेस्ट्री है, तो ये सब हम किस में लेते हैं, प्राइमरी एक्टिविटी में। क्लियर? तो यहाँ पे जो एग्रीकल्चर है, सिर्फ फार्मिंग में आप क्या देख रहे हो, 72% वर्किंग पॉपुलेशन। नाउ नेक्स्ट इज इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस। यहाँ आपका ये इंडस्ट्रियल आ रहा है, तो इंडस्ट्रीज, जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है किस में आता है, प्राइमरी में, सेकेंडरी में या टर्शरी में? सेकेंडरी में आता है, ठीक है। तो सेकेंडरी में इट मीन्स व्हाट, सेकेंडरी सेक्टर में क्या आ जाते हैं, जितने भी आपके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, जहाँ पे आपका प्रोडक्शन का काम होता है ना, जो भी प्रोडक्शन प्रोसेस चलते हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज, है ना, तो ये सब आपके किस में आएंगे, इंडस्ट्रियल सेक्टर में। और ये जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है ये आपका सेकेंडरी सेक्टर ही है। क्लियर? सो इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस। Now see, on the eve of independence, one feature is here, it is industrial backwardness, lack of basic and heavy industries. Obviously, हमारा जो बल्क ऑफ पॉपुलेशन है वो तो एग्रीकल्चर एक्टिविटी में है ना, फार्मिंग एक्टिविटी कर रहा है, तो यहाँ पे जो इंडस्ट्रीज है वो तो बहुत थोड़ी, मतलब थोड़ी बहुत इंडस्ट्रीज स्टैब्लिश होते जा रही है ना, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, कॉटेज इंडस्ट्री, ये जो है आपके कॉटेज इंडस्ट्रीज वगैरह धीरे धीरे आती जा रही है। लेकिन यहाँ पे भी क्या हो रहा है, लैक ऑफ बेसिक एंड हैवी इंडस्ट्रीज, ठीक है। प्रॉब्लम क्या था कि जो हमारे पास मशीनरीज है ये बहुत अच्छी नहीं हुआ करती थी, ठीक है। इवन ऐसा भी था कि जो कैपिटल गुड्स है, जैसे इंडस्ट्रियल सेक्टर में जो कैपिटल गुड्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो इसके लिए हम फुल्ली डिपेंड हो गए थे ब्रिटेन पे। हम क्या करते थे कि ब्रिटेन से उन टाइप के कैपिटल गुड्स को इंपोर्ट करते थे, ठीक है। तो ये चीजें आप लिख सकते हो यहाँ पे। और स्मॉल स्केल कॉटेज इंडस्ट्रीज जो थे ऑलमोस्ट क्या थे, मतलब एक तरह से खत्म ही हो जा रहे थे, ठीक है, क्योंकि उनके पास में जो मशीनरीज चाहिए होती है या जो रॉ मटेरियल्स होने चाहिए, है ना, वो उतना अवेलेबल नहीं हो पाता था। तो टेक्नोलॉजी की कमी होने की वजह से या मॉडर्न टेक्निक, मॉडर्न मशीनरीज ना होने की वजह से इस सेक्टर का भी जो डेवलपमेंट है वो नहीं हो पाता था, नहीं हो पाया था। ओके, नाउ नेक्स्ट इज रैम्पेंट पॉवर्टी। रैम्पेंट पॉवर्टी अगेन यू विल सी, ठीक है, हियर कि बहुत ज्यादा पॉवर्टी थी। जो बल्क ऑफ पॉपुलेशन था हमारा ये तो पुअर ही था, ठीक है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वाज वेरी लो, और इतना पुअर था ये पॉपुलेशन कि 2 टाइम का खाना मैनेज करना भी इनके लिए मुश्किल हो जाता था, ठीक है। इसके अलावा पॉवर्टी में आप जानते ही हैं, पॉवर्टी इज व्हाट, इट इज inability to fulfill the basic requirements of our life, ठीक है। तो पॉवर्टी है क्या कि जब लोगों को उनकी जो बेसिक नीड्स हैं वो भी नहीं मिल पाती हैं, जैसे फूड, शेल्टर, क्लॉथिंग, अगर ये भी इनको नहीं मिल पाता है तो ऑब्वियसली वो क्या हो जाते हैं, किस सिचुएशन में आते हैं, पॉवर्टी की सिचुएशन में, या पुअर है, ठीक है। तो आज हम इकोनॉमिक्स में अगर पॉवर्टी देखते हैं तो हम ये बोलते हैं कि इसमें हम एजुकेशन को और हेल्थ को या मेडिकल फैसिलिटीज को भी इंक्लूड करते हैं, क्योंकि ये भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो आज के टाइम पे जो डेफिनेशन हम लिखते हैं उसमें क्या लिखते हैं कि पॉवर्टी इज व्हाट, इट इज इनएबिलिटी टू फुलफिल द बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ अवर लाइफ, लाइक फूड, शेल्टर, क्लॉथिंग, education and health facilities. Okay, it is also very important nowadays. Okay, so rampant poverty, actually यहाँ पे हमारा मेन टॉपिक क्या चल रहा है, features of Indian economy on the eve of independence. तो eve of independence में जो poverty था ये बहुत ही बढ़ा हुआ था,
ये भी आप जानते हैं, है ना, मैंने पढ़ाया था आपको कि 1943 में जो फेमाइन ऑफ बंगाल है, ये तो फेमस ही है, ठीक है। फेमाइन जो आया था बंगाल में, उसमें नियर अबाउट 30 लाख पीपल जो थे वो मारे गए थे। क्यों मारे गए थे? स्टारवेशन की वजह से, ठीक है। लोग इतने पुअर थे, ऊपर से ब्रिटिशर्स इतना उनको एक्सप्लॉइट करते थे, ठीक है। तो नियर अबाउट 30 लाख पीपल वर किल्ड, ठीक है। क्यों मारे गए थे? स्टारवेशन की वजह से, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो 1943 में तो ऐसा हुआ था, ठीक है। बंगाल फेमाइन आपका फेमस ही है, और 1947 में हमको क्या मिला था? इंडिपेंडेंस मिला था। तो रैम्पेंट पॉवर्टी जो है वो भी बढ़ा हुआ था, बल्क ऑफ पॉपुलेशन जो है वो पुअर ही थे, है ना। नेक्स्ट इज क्या है? लैक्ड शेल्टर एंड क्लॉथिंग, मतलब जो बेसिक नीड्स हैं वो भी उनकी फुलफिल नहीं हो पा रही हैं। अनएम्प्लॉयमेंट या फिर जो इलिटरेसी लेवल है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ था। ऑब्वियसली एजुकेशन सिस्टम तो उस टाइम पे कुछ था ही नहीं, ये हम बोल सकते हैं, ठीक है। जस्ट स्टार्ट ही हो रहा था, और फिर एजुकेशन को तो उस टाइम पे इम्पोर्टेंस भी नहीं दिया जाता था। क्लियर? अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि पॉपुलेशन तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा था, लेकिन जो पॉपुलेशन है वो पूरा फार्मिंग एक्टिविटी में। अब फार्मिंग एक्टिविटी में वी हैव ऑलरेडी सीन कि जमींदारी सिस्टम हुआ करता था, है ना। ये जो ब्रिटिशर्स थे, इन्होंने क्या बनाया था? जमींदारी सिस्टम, जिसमें जो जमींदार है वो एक फिक्स्ड सम किसको दे रहा है? ब्रिटिश गवर्नमेंट को, ठीक है। और अपने यहाँ जो काम में ले रहा है जिनको, वो क्या थे? टिलर्स। टिलर्स मीन्स कौन थे टिलर्स? जिनके पास खुद की जमीन नहीं हुआ करती थी। ये किस पे डिपेंड हो जाते थे? जमींदार पे, ठीक है। इनके पास खुद की जमीन नहीं होती थी, तो ये क्या करते थे? जमींदारों की जो जमीन है वहाँ पे पूरा दिन भर मेहनत करते थे, काम करते थे, प्रोडक्शन करते थे, पर उसके बाद जो इनकम आता था, है ना, वो किसके पास जाता था? जमींदार के पास। ये जो जमींदार थे, ये इन टिलर्स को बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट किए थे। क्लियर? और जमींदार को क्या करना होता था? जो फिक्स्ड अमाउंट है वो ही ब्रिटिश गवर्नमेंट को देना होता था। तो फुल्ली एक्सप्लॉइट यहाँ पे कौन हो रहे थे? जो टिलर्स थे, जो एक्चुअल कल्टीवेटर्स थे, ठीक है। और खुद की जमीन ना होने की वजह से इनको प्रॉब्लम होती थी। क्लियर? ओके, सो नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। ओके, सो हियर आल्सो यू कैन सी इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट वाज एक्सट्रीमली लो, ठीक है। उस टाइम पे जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन या जनरेशन ऑफ पावर, एनर्जी, ये सब का भी उतना डेवलपमेंट नहीं हुआ था, ठीक है। तो पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर था। फिर इन 1948 मीन्स व्हाट? 1947 में तो हमको इंडिपेंडेंस ही मिला है ना। तो इन 1948 पावर जनरेशन कैपेसिटी वाज merely 2100 megawatt and length of railway lines was 53,596 kilometer. It means what? बिल्कुल poor infrastructure है, ठीक है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि जो ब्रिटिशर्स हैं, तो ब्रिटिशर्स ने सिर्फ अपने काम के लिए या अपने मतलब के लिए ही इंडियंस को यूज किया, ठीक है। कैसे यूज किया? कि यहाँ पे इन्होंने रेलवे लाइन जरूर इंट्रोड्यूस किया, लेकिन किसके लिए? ताकि ये जो रॉ मटेरियल्स हैं या फिनिश्ड गुड्स हैं उसको अपने यूज के लिए एक जगह से दूसरी जगह ले जा सके, क्योंकि हम रेलवे के थ्रू ज्यादा क्वांटिटी में एक जगह से दूसरी जगह उसको लाना ले जाना कर सकते हैं, है ना, ज्यादा क्वांटिटी में और चीपर रेट्स में। नेक्स्ट इज जो पावर जनरेशन कैपेसिटी है, इट वाज आल्सो वेरी लो, 2100 मेगावाट, है ना। तो यू कैन सी हियर आर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, है ना, ये जो जनरेशन ऑफ पावर है, एनर्जी है, तो ये सब का भी उस समय डेवलपमेंट नहीं हुआ था। क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज हैवी डिपेंडेंसी ऑन इम्पोर्ट्स। ऑब्वियसली हम एक तरह से देखा जाए तो पूरे क्या थे? डिपेंडेंट थे फॉरेन कंट्रीज पे। किस चीज के लिए? काफी चीजों के लिए। देख सकते हो जो मशीनरी है, टूल्स, इक्विपमेंट्स हैं। एक्चुअली आपने जब इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस देखा तो उसमें ये पॉइंट भी आपने देखा कि जो
आपका मशीन वगैरह है ना, मशीन्स का जो प्रोडक्शन है वो क्या था यहाँ पे, बिल्कुल ना के बराबर था। ठीक है, तो यहाँ पे जो मशीन है या टूल्स इक्विपमेंट्स है, तो ये सब भी क्या है, एक तरह से हम इम्पोर्ट ही कर रहे थे। जो मशीनरीज है हम ब्रिटेन से इम्पोर्ट कर रहे थे। ऐसे ही जो डिफेंस इक्विपमेंट्स है, डिफेंस इक्विपमेंट्स को भी हमको क्या करना पड़ता था, इम्पोर्ट करना पड़ता था, क्योंकि इंडिया में तो इसको बनाने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए उतनी हमारे पास फैसिलिटीज ही नहीं हुआ करते थे। ठीक है, नेक्स्ट इज इसके अलावा जो कंज्यूमर गुड्स है, कंज्यूमर गुड्स लाइक दिस सेविंग मशीन्स, ओके, मेडिसिन, बाइसिकल्स, केरोसिन ऑयल, इस टाइप की जो कंज्यूमर गुड्स हैं उनको भी हमको क्या करना पड़ रहा था, हमको इसको इंपोर्ट करना पड़ रहा था। ठीक है, तो एक तरह से क्या है, दिस इज ऑल्सो हैवी डिपेंडेंसी ऑन इम्पोर्ट्स। क्लियर? नाउ सी लिमिटेड अर्बनाइजेशन। लिमिटेड अर्बनाइजेशन इट मीन्स व्हाट, अभी आपने देखा कि जो 72% पॉपुलेशन है ना, वो किस पे डिपेंड हुआ करता था, एग्रीकल्चर सेक्टर पे। ठीक है, लेकिन जीडीपी कंट्रीब्यूशन कितना था, ओनली 50%। अब यहाँ पे आप देख रहे हो लिमिटेड अर्बनाइजेशन, तो मैं ये पॉइंट आपका इसलिए लिंक कर रही हूँ क्योंकि फार्मिंग एक्टिविटी आज भी अगर आप देखते हो तो किन एरियाज पे देखते हो, जो रूरल एरियाज हैं, है ना। तो रूरल एरियाज में आपकी फार्मिंग एक्टिविटी होती है, पर एक रूरल एरिया में जहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो जाता है ना, जहाँ पे रॉ मटेरियल्स अवेलेबल होते हैं, फिर धीरे 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 जो इंडस्ट्रियलाइजेशन होता चला जाता है, तो वो जो जगह है जो पहले कभी रूरल एरिया हुआ करता था, वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, अर्बन एरिया में। ठीक है, तो हियर आल्सो यू कैन सी लिमिटेड अर्बनाइजेशन, क्योंकि उस टाइम पे इन 1948, ठीक है, ओनली 14% पॉपुलेशन लिव्ड इन अर्बन एरियाज। इट मीन्स व्हाट, अगर सिर्फ 14% पॉपुलेशन अर्बन एरिया में है, तो बाकी का जो 86% पॉपुलेशन है वो कहाँ है, दे वर लिविंग इन रूरल एरियाज। ठीक है, तो लिमिटेड अर्बनाइजेशन। ओके, द नेक्स्ट इज next feature of Indian economy on the eve of independence is colonial economy। ठीक है, colonial economy क्या था, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट या ब्रिटिशर्स ने जो रूल किया इंडिया पे, है ना, तो वो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। तो इसको आप कैसे कर सकते हैं, है ना, मेरे जो इससे पहले जो मैंने आपको वीडियो भेजा है उसमें भी आप देख सकते हो। हियर ऑल्सो आई विल एक्सप्लेन यू। कॉलोनियल इकोनॉमी में क्या था कि जो ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट किया गया और ड्यूटी फ्री इंपोर्ट किया गया, दैट यू हैव टू एक्सप्लेन हियर, है ना। ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट तो कर रहे हैं, पर किन चीजों का कर रहे हैं, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, उन्होंने ये किया कि जो ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट है वो रॉ मटेरियल्स का हो रहा था, जैसे इंडिगो का, कॉटन का, और ये रॉ मटेरियल कहाँ जा रहे थे, ब्रिटेन में, उनके टेक्सटाइल मिल्स के लिए उनको रिक्वायरमेंट थी किस चीज की, इंडिगो की, कॉटन की। ठीक है, और भी कई सारी चीजें हम एक्सपोर्ट करते थे। तो जब हम रॉ मटेरियल्स को एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो वो ड्यूटी फ्री, मतलब उनको तो वो चीपर रेट्स में अवेलेबल हो रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद में वहां से उसको फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट करके वो क्या कर रहे हैं, इंडिया में वापस एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इट मीन्स व्हाट, हम इंडियन उसको क्या कर रहे थे, हम फिनिश्ड गुड्स को इंपोर्ट कर रहे थे। लेकिन जब हम फिनिश्ड गुड को इंपोर्ट कर रहे थे तो यहाँ पे फिर उन्होंने क्या किया, ड्यूटी फ्री इंपोर्ट भी किया। तो ड्यूटी फ्री इंपोर्ट करने से जो गुड्स हैं, जो फिनिश्ड गुड्स हैं, है ना, वो हमको चीपर रेट्स में अवेलेबल हो रहे थे। तो जो इंडियंस है वो क्या करते, उसको इंपोर्ट करते। पर इससे आप क्या देख रहे हो कि जो इंडियन इकोनॉमी है उसमें कई सारी प्रॉब्लम्स आती थी। जो पॉवर्टी का लेवल है ना, वो तो पुअर, जो इंडियंस है वो तो पुअर के पुअर ही रह जाएंगे। ठीक है, क्योंकि हम अगर रॉ मटेरियल्स को एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो वो ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट हो गया, और अगर हम फिनिश्ड गुड्स को इंपोर्ट कर रहे हैं तो वो ड्यूटी फ्री इंपोर्ट हो गया, है ना। तो इसमें जो पूरा जो प्रॉफिट है ना, वो किसको जा रहा है, ओनली ब्रिटिश गवर्नमेंट या फिर ब्रिटिशर्स को। क्लियर? सो दीज वर द फीचर्स ऑफ Indian economy on the eve of independence, and at least
6 to 8 फीचर्स यू शुड नो, ठीक है। अब फीचर्स को लिखने का, याद करने का एक तरीका होता है, जैसे कि आप सिर्फ इसमें इस टाइप के जो पॉइंट्स है ना, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, हैवी डिपेंडेंसी ऑन इंपोर्ट्स, इस टाइप के जो पॉइंट्स हैं उसको याद करते हैं और उसके बाद में उसके अंदर का जो मेन पॉइंट है ना, उसको आपको अपने ओन लैंग्वेज में लिखना होता है। एंड इट विल बी गुड फॉर यू इफ यू विल राइट इन योर ओन लैंग्वेज, है ना। और यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करती हूँ कि इस टाइप के जो डाटा है, एक दो डाटा आप वहाँ पे मेंशन करो टू गेन गुड मार्क्स। क्लियर? ओके, थैंक यू।